आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे पूछा है द स्पेसिफिक स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड बाय द रेशियो। अभी यहाँ पर दो दो चीजें दी हुई है हर एक ऑप्शन में। मास है, यंग मॉड्यूलस है। मास डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस। डेंसिटी डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस है। फिर यंग मॉड्यूलस डिवाइड बाय डेंसिटी और यंग मॉड्यूलस डिवाइड बाय मास। तो स्पेसिफिक स्टिफनेस, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक रहता है तो उसमें कभी भी यंग मॉड्यूलस तो नीचे नहीं आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। स्पेसिफिक में बचते हैं मास, जैसे हम स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम लेते हैं वी बाई एम। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है डी या फिर सी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमको कुछ मटेरियल का पूछा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि ये एक आयरन का ब्लॉक है। ठीक है, अब स्पेसिफिक स्टीफनेस पूछा हुआ है कि एक प्रॉपर्टी तुमको देना है। वो प्रॉपर्टी पर केजी तो कभी मतलब हो नहीं सकता वो प्रॉपर्टी। जैसे यंग्स मॉड्यूलस पर केजी कितना है ऐसा कोई नहीं पूछेगा। तो लग रहा है हमको कि डी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर है सी। क्योंकि जब एक प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी हम जोड़ देते हैं, जैसे यंग मॉड्यूलस प्रॉपर्टी है, डेंसिटी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि पर वॉल्यूम में उसका कितना मास है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके एक नई प्रॉपर्टी स्पेसिफिक स्टीफनेस बनाते हैं। और यहाँ पर काफी लोगों ने गलत भी आंसर कर दिया था। तो ये वाला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि स्पेसिफिक स्टीफनेस पर यूनिट डेंसिटी होता है। ठीक है, टाइप ऑफ गियर यूज टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन है, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। ठीक है, पैरेलल भी नहीं होना चाहिए और इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और रोटरी मोशन ट्रांसफर है तो सारे गियर यहाँ पर स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर और वॉर्म गियर सब रोटरी ही ट्रांसफर करते हैं। जैसे स्पर गियर है, एक गियर होगा, दूसरा गियर इसका क्लॉकवाइज होगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इस दोनों का इंटरसेक्शन पैरेलल इंटरसेक्शन नहीं होगा। दोनों एक्सिस जो रहेगी दोनों गियर की पैरेलल रहेगी। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको नॉन पैरेलल चाहिए, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। हेलिकल गियर में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता है। स्पर गियर्स के तीर जो रहते हैं ऐसे सीधे रहेंगे दोनों तरफ। हेलिकल गियर में ऐसे स्लांट में, मतलब जैसे अगर ऐसे गियर है तो ऐसे हेलिक्स में रहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो दोनों के एक्सिस तो पैरेलल ही रहेंगे यहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बेवल गियर में क्या होगा कि एक गियर ऐसे कॉनिकल टाइप होगा, दूसरा गियर ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे टीथ रहेंगे और ये गियर के ऐसे टीथ रहेंगे। इसका एक्सिस ऐसे रहेगा, दूसरे का ये डायरेक्शन रहेगा। अब देखिए इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों सेम प्लेन में ही फॉल करेगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। वॉर्म गियर, वॉर्म गियर क्या है, सडन स्पीड रिडक्शन के लिए। जैसे एक शाफ्ट है, उसमें टीथ है, जैसे ऐसे हेलिकल टीथ रहेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा गियर रहेगा, उसके टीथ और ये जो हेलिक्स के टीथ है वो दोनों मेट करेंगे यहाँ पर। जब ये शाफ्ट एक रोटेशन करेगा तब इसका एक टीथ का मोशन होगा, मतलब इतना एक टीथ का मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोटरी मोशन ट्रांसफर कर रहा है। और इसका एक्सिस देखिए, ये शाफ्ट का एक्सिस ऐसे है और ये वाला एक्सिस ऐसे जा रहा है, नीचे से जा रहा है। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन नहीं है, एक एक्सिस ऐसे जा रहा है, दूसरा एक्सिस ऐसे है। ठीक है, और इसके बीच में गैप है यहाँ पर। ना ही ये पैरेलल है, ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। इसका डायरेक्शन ऐसे है, इसका ऐसे। तो आंसर इसका वार्म केयर होगा। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको तुरंत देख के ही टिक करना है, लेकिन यहाँ पर हम सारे कंसेप्ट देखते चलेंगे। अब देखिए, विच ऑफ द बियरिंग गिवन बिलो इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सियल थ्रस्ट लोड। ठीक है, एक्सियल लोड नहीं आना चाहिए। जैसे ये शाफ्ट रहेगा, बेरिंग रहेगा एंड में, तो ये बेरिंग पे ये डायरेक्शन में लोड नहीं आना चाहिए।
अब देखिए, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग एक्सियल एक्सियल थ्रस्ट के लिए नहीं बना है, सूटेबल फॉर एक्सियल थ्रस्ट। तो बॉल बेयरिंग में तो एक्सियल लोड आएगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये बेयरिंग का बॉल रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक आउटर रिंग रहेगा, ये इनर रेस रहेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन आउटर रेस का है, ये इनर का है, ठीक है। ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अब देखिए, ये बॉल जो है बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पर अगर एक्सियल लोड आता है ऐसे, तो ये बॉल है, ये एक्चुअली में गैप नहीं रहेगा, मतलब कांटेक्ट में रहेगा। तो ये बॉल बाहर नहीं आने देगा, ठीक है। इस पे जो भी लोड आएगा, बॉल दोनों रेस को फंसा कर रखेगा, ठीक है। अभी एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे ये आउटर रेस रहेगा, फिर ये बॉल रहेगा, फिर यहाँ पर ये इनर रेस रहेगा ऐसे, फिर यहाँ पे डायमीटर रहेगा इनर रेस का, फिर यहाँ पे वापस एक इनर रेस का रहेगा। मतलब ये पूरा इनर रेस का यहाँ पे भी है, यहाँ पे घूम के पूरा आ रहा है। फिर एक बॉल रहेगा, उसके बाद ये आउटर रेस रहेगा। तो मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है। तो इनर रेस पे एक्सियली लोड आता है, तो बॉल जो है उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग तो एक्सियल लोड लेता है, मतलब ये आंसर नहीं है। अब देखिए, एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग जैसा ही होता है। बस इसमें क्या रहता है कि बॉल जो रहता है वो एंगल पे रहता है यहाँ पे। तो इनर रेस और आउटर रेस जो है ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक्सियल लोड आएगा, तो ये बॉल उनको बाहर नहीं जाने देगा। हालांकि दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा, लेकिन ये एक्सियल लोड तो लेगा ही कोई भी डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सिंगल रो टेपर्ड बियरिंग, अब टेपर्ड बियरिंग तो एक्सियल लोड के लिए बनता है। जैसे ये आउटर रेस है, इसके अंदर टेपर बेयरिंग रहेगा, वो ऐसे फिट होगा। तो इसका जो आउटर आउटर रेस भी रहेगा, वो भी टेपर्ड ही रहेगा अंदर से। देखिए, यहाँ पे ऐसे टेपर्ड रहेगा, उसके बाद यहाँ पर उसका इनर रेस बैठेगा, और इसके अंदर ऐसे सिलिंड्रिकल रोलर्स रहेंगे। सिंगल रो टेपर्ड बियरिंग, तो यहाँ पर ऐसे रोलर रहेंगे। तो ये एक्सियल लोड लेगा, क्योंकि इसका शाफ्ट है वो एक्सियल इसको बाहर नहीं जाने देगा यहाँ से। तो यहाँ पे कांटेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेट सिलिंड्रिकल स्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रेट है मतलब आप देखिए, ये अगर आउटर रेस का कवर है यहाँ पे, और इसके यहाँ पे रोलर है स्ट्रेट, एक रोलर हो गया, फिर दूसरा रोलर हो गया। तो ये सारे रोलर जो है माउंट है इनर रेस पे, ठीक है। तो ये पूरा इनर रेस है यहाँ पर, इसके साथ शाफ्ट कनेक्टेड है, और ये आउटर रेस बेरिंग का, ठीक है। अब ये बेरिंग का आउटर रेस जो है, मान लीजिए कहीं पर माउंटेड है और वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है। ये वाला शाफ्ट जो है यहाँ पे घूम रहा है, सारे रोलर्स घूम रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सियल लोड आएगा शाफ्ट पे, कुछ भी कोई भी डायरेक्शन में, तो यहाँ से तो ये बाहर निकल जाएगा ना, ये पूरा अंदर का जो है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर एक्सियल नहीं आना चाहिए, बस रेडियल डायरेक्शन में लोड आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग का कौन सा डिफेक्ट नहीं है। देखिए, स्पैटर जो है वो हम जब वेल्डिंग करते हैं, तब वेल्डिंग सरफेस पे जो छींटे उठते हैं उसको बोलते हैं स्पैटर। तो यहाँ से पता लग जाता है कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन दूसरे देखते ब्लो होल से, तो जब कास्टिंग होता है उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड होती है, उसकी वजह से ब्लो होल्स बन जाते हैं एक मोल्ड कैविटी के अंदर जो मटेरियल रहता है उसमें। कोल्ड शट, जैसे मान लीजिए कि कोई मोल्ड कैविटी ऐसा बॉक्स टाइप है, और फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो एंड में क्या होगा, फ्लूइड आते 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 यहाँ पे वो हो जाएगा फ्यूज, मतलब सॉलिड बन जाएगा, और यहाँ पर जस्ट टच करके वो एक स्ट्रेंथ नहीं बना पाएगा अपना। जनरली क्या होना चाहिए, फ्लूइड आके पूरा का पूरा एक यूनिफॉर्मली वो फ्यूज होना चाहिए, मतलब कि यूनिफॉर्मली वो सॉलिड बनना चाहिए। कोल्ड शट में वो क्या होता है कि फ्लो करते 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 आता है,
और जस्ट ऐसे छूट जाता है टच करने में। टच भी करता है तो भी वो प्रॉपरली वेल्ड नहीं होता। तो ये भी कास्टिंग का ही डिफेक्ट है। हॉट ईयर में क्या होता है कि अगर मटेरियल सडनली कूल हो रहा है, ये मोल्ड आपका मटेरियल मतलब मोल्डिंग में आपका मटेरियल भर गया, ठीक है, ये कास्टिंग है आपका। अब इतना जल्दी से श्रिंक होने लगा कि जो ये जो सरफेस है वहां पे कूलिंग एकदम सडनली होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये श्रिंक होगा और इनर मटेरियल है उतना अभी तो लिक्विड में रहेगा। तो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे सरफेस पे यहाँ से ये डायरेक्शन में कूलिंग हुआ, यहाँ से ये डायरेक्शन में कूलिंग हुआ, तो श्रिंक करके ऐसा टीयर आ गया, हॉट टीयर। तो ये भी एक कास्टिंग का डिफेक्ट है, मतलब आंसर तो आपको पहले ही पता लग गया था, स्पैटर जो है वेल्डिंग का डिफेक्ट है। तो नॉट कास्टिंग पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग improves वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए है। एक तो कार्बन कंटेंट दिया हुआ है और एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। चार ऑप्शन में सेम है, हाई और लो, मीन्स हाई, पुअर, गुड, ऐसा करके आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, लो कार्बन कंटेंट है और पुअर एफिनिटी टू ऑक्सीजन है। अब देखिए कार्बन कंटेंट से क्या होता है, जितना कार्बन कंटेंट बढ़ता है मटेरियल होता जाता है हार्ड। और हार्ड मटेरियल को वेल्ड करना इजी नहीं है, उसके फाइन ग्रेन्स रहते हैं, मटेरियल के अंदर फाइन ग्रेन्स रहेंगे। तो ये सारे ग्रेन्स को वेल्ड करना, ओरिएंटेशन अलग अलग है, को वेल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो इम्प्रूव नहीं होगा वेल्डेबिलिटी, तो हमको लो कार्बन कंटेंट ही चाहिए। तो एक ये ऑप्शन हो गया, ये नहीं होगा, हाई कार्बन है। एक लो ऑप्शन वाला ये हो गया, और हाई कार्बन कंटेंट है तो ये भी नहीं होगा। बस ए और सी में से जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इम्प्रूव वेल्डेबिलिटी। अब पुअर एफिनिटी टू ऑक्सीजन या फिर गुड एफिनिटी। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी बढ़ता है कोरोजन होने लगता है। अब कोरोजन होता है तो क्या होता है, मटेरियल जैसे वेल्ड हो रहा है दोनों, मटेरियल अगर मान लीजिए वीक रूप से वेल्ड हो रहा है ऐसे। अब यहाँ पर हम मटेरियल भर रहे हैं, ठीक है, अगर कोरोजन हुआ तो वो कोरोजन वाले पार्टिकल जो है वो सेपरेटली अंदर ट्रैप हो जाएंगे बीच बीच में। देखिए यहाँ पे कोरोजन वाला जो पार्टिकल रहेगा वो बीच में ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्रैक फॉर्मेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बढ़ता है, कोरोजन बढ़ता है, तो हमको पुअर एफिनिटी चाहिए अगर हमको वेल्डेबिलिटी इंप्रूव करना है। तो ये वाला ऑप्शन में पुअर एफिनिटी है तो हमारा ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर गुड एफिनिटी है तो ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ए होगा, लो कार्बन कंटेंट, पुअर एफिनिटी टू ऑक्सीजन। आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।